नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये महाराष्ट्र प्रदेश की है। महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है अहमदनगर, और अहमदनगर जिले का एक गांव है जिसका नाम है कोपर गांव। आज की कहानी इसी कोपर गांव के एक परिवार की है, छोटे से परिवार की, मिडिल क्लास परिवार की। कोपर गांव में एक दत्ता पवार नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहा करते थे। परिवार में दत्ता पवार जी पति पत्नी और इनके दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। दत्ता पवार जी की जो पत्नी थी वो गृहिणी थी, हाउसवाइफ, और दत्ता पवार जी स्वयं जो है वही अहमदनगर जिले के एक सहकारी चीनी मिल में ड्राइवर की नौकरी करते थे। तो ड्राइवर की नौकरी में कितना वेतन होता है सब जानते हैं। जो प्राइवेट ड्राइवर होते हैं उनका तो बिल्कुल ही कम होता है, लेकिन ये वहीं पर सहकारी मिल में थे तो कुछ ज्यादा था, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था। प्राइवेट वालों से थोड़ा ज्यादा था, कमाई कम थी। तो दत्ता पवार जी और उनकी पत्नी पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन ये शिक्षा के प्रति काफी जागरूक थे, और यही कारण था कि ये खुद कम पढ़े लिखे होकर भी अपने दोनों बच्चों को, एक बेटा एक बेटी, दोनों की शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से करवा रहे थे। उनकी जो कमाई होती थी उसमें से ज्यादातर हिस्सा अपने दोनों बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा में ही खर्च कर देते थे। कुछ जो बचता था उससे जो है अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करते थे। और यही कारण था कि इनका एक बेटा जो था वो अहमदनगर से बाहर रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। अब घर से बाहर रह के एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, तो कोई भी बच्चा हो जब घर से बाहर रह के पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसका खर्चा ज्यादा रहेगा। जहां भी रहेगा वहां रूम का किराया, जो हॉस्टल होता है हॉस्टल का किराया रहेगा, खाने पीने का खर्चा रहेगा, प्लस जिस एकेडमी में, कोचिंग में वो जो है या कॉलेज में जो है पढ़ाई करता है वहां का फीस रहेगी, किताब कॉपी कलम पेंसिल सब। लेकिन दत्ता पवार जी जो है इसकी परवाह नहीं करते थे। जो इनकी कमाई होती थी, सैलरी मिलती थी, उसमें से बेटे की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देते थे। यानी इनका मकसद ये था कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं है, हम कम कमाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे दोनों बच्चे अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले जाते हैं और कोई उसके बाद कोई अच्छा काम कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। हमारी कम कमाई भी सफल मान ली जाएगी, हम थोड़ा तकलीफ उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए परवाह नहीं करते थे, जो भी बेटे के पढ़ाई लिखाई में खर्चा आता था देते थे। और जो इनकी एक बेटी थी, नाम था दर्शना पवार, वो भी अच्छी पढ़ाई लिखाई उसकी भी थी, क्योंकि आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझता है। पहले होता था, अब नहीं होता है। दत्ता पवार जी जो थे, इनका एक बेटा एक बेटी थी, तो बेटा बेटी में ये भी अंतर नहीं समझते थे। पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक थे। बेटा एमबीए कर रहा था और बेटी जो दर्शना थी यह भी एमपीएससी की तैयारी कर रही थी। एमपीएससी मतलब महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसी प्रकार से हर राज्य का अपना जो है एक आयोग होता है। तो एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, इसकी तैयारी कर रही थी दर्शना पवार। तो कुछ दिन जो है वो यहीं अपने घर पर अहमदनगर में ही रहकर सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करती रही। लेकिन उसके बाद ये पुणे चली जाती है, यानी पूना, वहां चली जाती है। पुणे में एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है स्पोर्ट लाइट एकेडमी। ये एमपीएससी की तैयारी करवाती है, जहां चली जाती है। अब दत्ता पवार जी का बेटा ये तो बाहर था ही, एमबीए कर रहा था, उसका तो खर्चा देते ही थे पूरा, क्योंकि कमा तो रहा नहीं था, वो पढ़ाई कर रहा था। पूरा जो उसका लोड था, आर्थिक लोड, पूरा इन्हीं के ऊपर था। अब बेटी दर्शना जब पुणे चली गई तो उसकी भी पूरी व्यवस्था, वहां रूम के जो है व्यवस्था,
खाने पीने की अलग से व्यवस्था, और जो एकेडमी था उसका जो है फीस होता है, किताब कापी कलम पेंसिल सब, इसका भी खर्चा अलग से। लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। उनका मकसद एक ही था कि हमारे दोनों बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर लें और कोई अच्छा काम पकड़ लें तो समझ लीजिए मेरा जीवन सफल है। उनको कोई परवाह नहीं थी। तो बेटे की तो व्यवस्था वो करवा ही दिए थे, एमबीए कर रहा था। अब बेटी दर्शना पवार जब पुणे में रहकर जो है एमपीएससी की तैयारी करने लगी तो उसका भी जो आर्थिक बोझ था इन्हीं के ऊपर आ गया। तो ले देके जितना महीने में कमाते थे उसका कुछ ही हिस्सा जो है इनके पास बचता था, और उसी से पति पत्नी जो है अहमदनगर अपने घर पर रहकर भरण पोषण अपना करते थे। लेकिन अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने देते थे। इतना जागरूक व्यक्ति थे। अब दर्शना पवार जब पुणे पहुंच जाती है, यहां तैयारी करने लगती है, यहाँ स्पॉटलाइट एकेडमी में, तो कोई भी कोचिंग हो, कोचिंग में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो जैसे कॉलेज का जो कोर्स होता है, इसकी कोचिंग होती है तो उसमें क्षेत्रीय बच्चे ही होते हैं। लेकिन अगर कोई एकेडमी ऐसी है, कोचिंग ऐसी है जो कंपटीशन की तैयारी करवाती है, तो वहां पर जो है क्षेत्रीय बच्चे नहीं होते हैं, उस क्षेत्र के भी होते हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जिले, अलग अलग स्टेट के बच्चे होते हैं। और जब वहां एकेडमी में एडमिशन लेते हैं, वहां शिक्षा जो है पढ़ाई करने लगते हैं, तो सभी एक साथ हो जाते हैं। लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। सबसे एक दूसरे के साथ जो है जान पहचान हो जाती है, मित्रवत व्यवहार हो जाता है, सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। लड़कियों की दोस्ती लड़कियों के साथ भी होती है, लड़कों के साथ भी हो जाती है। लड़कों की दोस्ती लड़कों के साथ होती है, लड़कियों के साथ भी हो जाती है। और इसी प्रकार से सभी के बीच में जो है एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार हो जाता है, और साथ साथ पढ़ाई लिखाई में जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोग लेते हैं। तो जो दर्शना पवार थी, इसका भी बहुत सारी जो लड़कियां थी जो है सहेली बन गई थी, बहुत सारे लड़के थे, लड़के भी दोस्त बन गए थे। तो जो लड़के दोस्त बन गए थे उनमें से एक लड़का दर्शना पवार का स्पेशल दोस्त बन गया। वो भी एमपीएससी की तैयारी इसी स्पॉटलाइट एकेडमी में करता था, वही पुणे में वो भी अपना क्वार्टर लेके रहता था, कमरे जो है लेके रह रहा था। नाम था राहुल हिंडोरे। राहुल हिंडोरे जो है दर्शना पवार का स्पेशल दोस्त बन गया। अब स्पेशल दोस्त बन गया, इसका कारण भी था, कारण मैं बता रहा हूं आपको। दर्शना पवार जो थी वो अहमदनगर जिले की रहने वाली थी, और अहमदनगर जिले के पड़ोस में ही एक दूसरा जिला है जिसका नाम है नासिक, और नासिक जिले का एक तहसील है जिसका नाम है सिन्नर, और सिन्नर तहसील का एक गांव है शाह गांव। राहुल हिंडोरे जो है, जो दर्शना पवार का स्पेशल दोस्त बन गया था यहाँ पुणे में, वो यहाँ का रहने वाला था, शाह गांव का। और शाह गांव में दर्शना पवार के मामा रहते थे, और राहुल हिंडोरे और दर्शना पवार के मामा का घर आमने सामने था। तो दर्शना पवार जब छोटी थी तो दर्शना पवार और राहुल हिंडोरे जो था, उनकी उम्र लगभग सेम ही थी, बस 2-4 महीने आगे पीछे, बाकी हम उम्र ही थे। तो दर्शना पवार जब छोटी थी तो अहमदनगर से जब यहां जाती थी अपने मामा के घर, तो दोनों का घर आमने सामने था ही, दर्शना के मामा का घर और राहुल हिंडोरे का घर। तो राहुल हिंडोरे भी उस समय छोटा ही था, तो वहां पे दोनों साथ में खेलते कूदते थे, घूमते टहलते थे। तो क्या होता है कि बचपन में अगर किसी बच्चे को आप देखे हैं और बाद में वो बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, उसके बाद में देखते हैं तो पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, नहीं पहचान पाते हैं। तो दर्शना पवार और राहुल हिंडोरे भी बचपन में ही साथ में खेले कूदे थे, उसके बाद फिर मुलाकात ही नहीं हुई थी, बड़े हो गए थे, युवा हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे मुलाकात हुई तो एक दूसरे को पहचान नहीं सके। लेकिन जब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को जो है अपना परिचय बताते हैं तो पुरानी यादें जो बचपन वाली थी वो ताजा हो जाती हैं, और उसके बाद दोनों एक दूसरे के जो है स्पेशल दोस्त बन जाते हैं। अब जो राहुल हिंडोरे था, यह भी वहां पे एमपीएससी की तैयारी ही कर रहा था, और इसका जो खर्चा था वो भी इसके घर वाले ही भेजते थे। यहाँ नासिक में जो इसके माता पिता थे शाह गांव में राहुल हिंडोरे के, वही भेजते थे। लेकिन फिर भी इसके खर्चे में कम पड़ रहा था, यानी कम भेजते थे। वो दर्शना पवार के पिताजी जितना उनकी कमाई थी उससे भी कम कमाई थी उसके परिवार वालों की,
इसीलिए कम ही भेज पाते थे, जिससे जो है राहुल हिंडोरे को आर्थिक तंगी थी। और यही कारण था कि एमपीएससी की तैयारी तो कर रहा था, इसी के साथ साथ पूरे में जो है पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था डिलीवरी बॉय का, तो उससे कुछ पैसे मिल जाते थे, तो जो आर्थिक तंगी होती थी या कमी होती थी वो पूरी हो जाती थी। अब दोनों जो है दोस्त बन गए थे, पढ़ाई करते थे, और इसी के साथ जब समय मिलता था अपना साथ में घूमना टहलना, बैठना, बातचीत करना, शाब्दिक रूप से हंसी मजाक भी होता रहता था। अब जिगरी दोस्त बन गए थे राहुल हिंडोरे और दर्शना पवार, क्योंकि बचपन के दोस्त थे, जवानी में मिले थे, तो वही पुरानी यादें ताजा होगी। स्पेशल दोस्त, एक दूसरे के काफी भरोसेमंद। इसी तरीके से समय बीतता रहा, और इसी बीच में जो है राहुल हिंडोरे जो है एक दिन दर्शना पवार को जो है शादी का ऑफर कर देता है, शादी का ऑफर देता है, यानी शादी करने की बात करता है। तो दर्शना शादी के लिए एग्री तो हो जाती है, लेकिन एक शर्त रहती है। शर्त ये रहती है कि अभी नहीं, पहले पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद जब कहीं नौकरी चाकरी लग जाएगी हम दोनों की, उसके बाद शादी कर लेंगे। दर्शना पवार ये चाहती थी और यही बात बोलती थी, और इस पे जो है राहुल हिंडोरे एग्री हो गया, और तब तक जो है दोस्त ही बनकर रह रहे थे। अब तैयारी करते करते इन दोनों को वहां पे 2 साल बीत गए। दर्शना पवार जो है अहमदनगर से जब तैयारी करने पूरे गई तो करीब 2 साल तक तैयारी की, विधिवत तैयारी, और उसके बाद में 2022 में जो है एक वैकेंसी निकलती है। एमपीएससी एक वैकेंसी निकालता है फॉरेस्ट विभाग का। फॉरेस्ट विभाग में एक पद होता है जिसका नाम होता है रेंजर, रेंजर का पद होता है, उसकी वैकेंसी जो है निकालता है एमपीएससी। और उसी में जो है अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म भर देते हैं दर्शना पवार भी और राहुल हिंडोरे भी। और फॉर्म भरने के बाद में, अच्छा फॉर्म भर देते हैं, तब तक जो है जो एमपीएससी की तैयारी ये लोग कर रहे थे इसका कोर्स भी पूरा हो जाता है। और फॉर्म भरने के बाद में दर्शना पवार जो है वापस अपने घर चली आती है अहमदनगर, लेकिन राहुल हिंडोरे वहीं पूना में रह जाता है, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, इसलिए वो वहीं रह जाता है। अब दर्शना पवार यहां आ जाती है अहमदनगर अपने घर पर, यानी फॉर्म फिल करने के बाद में, और उसके बाद में यहां अपना सेल्फ स्टडी करने लगती है। लेकिन राहुल हिंडोरे और उसके बीच में जो है समय समय पे जो है फोन पर बातचीत होती रहती है, एक दूसरे के दोस्त बने रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, और जो फॉर्म भरे थे उसका जो है जो एग्जाम होता है, एग्जाम का डेट नजदीक आ जाता है, प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद में मार्च 2023 में एमपीएससी जो है जो एग्जाम लिया था, स्टेट फॉरेस्ट जो है एग्जाम लिया था, जो रेंजर की वैकेंसी निकाला था उसका एग्जाम लिया था, मार्च 2023 में जो है उसका रिजल्ट आउट होता है। और रिजल्ट जब आउट होता है तो उसमें जो दर्शना पवार होती है ये पास आउट कर जाती है, यानी महाराष्ट्र टॉपर बन जाती है, तीसरा स्थान होता है पूरे महाराष्ट्र में इसका। लेकिन जो राहुल हिंडोरे होता है ये एमपीएससी जो है क्रैक नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है। अब पहला झटका राहुल हिंडोरे को ये लग जाता है क्योंकि वो फेल हो जाता है, और अर्चना अपना दर्शना पवार जो है ये टॉपर बन जाती है। धीरे धीरे समय अपना फिर बीतने लगा। इधर अपना जो दर्शना पवार जो है टॉप कर गई थी, उसकी अपनी नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ने लगती है, और राहुल हिंडोरे जो है दर्शना को फोन करता है। अब दर्शना से अपनी निराशा तो जताता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहता है कि आप पास हो गई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन शादी की बात जो है जो हुई थी कि नौकरी लगने के बाद में जो है शादी किया जाएगा, तो हम तो फेल हो गए हैं, आप पास हो गई हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद में शादी कर लिया जाएगा। लेकिन जो दर्शना पवार होती है अब वो मुकर जाती है शादी से। उसका कहना ये होता है कि मैं राज्य स्तरीय जो है ए ग्रेड की ऑफिसर बन चुकी हूं, और आप डिलीवरी बॉय, हमारा आपका कॉम्बिनेशन कैसे बैठ पाएगा पति पत्नी का, इसलिए हम शादी नहीं कर पाएंगे। दर्शना पवार सीधा मना कर देती है। अब राहुल हिंडोरे जो था, पहला झटका तो जो वो फेल हुआ था तब लगा था, अब दूसरा झटका उसे दर्शना पवार ने दे दिया, यानी शादी से वो मुकर गई, जबकि साथ में जो है उसने वादा किया था कि जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद शादी करेंगे। दूसरा झटका। अब उसके बाद में कई बार
राहुल हिंडोरे जो है दर्शना पवार को फोन करता है, शादी के लिए मनाता है, रिक्वेस्ट करता है, प्रेशर करता है, लेकिन दर्शना मानने को तैयार नहीं होती है। उसका कहना यह होता है कि हम दोस्त रहेंगे हमेशा जीवन भर, लेकिन शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी हमारी आपकी जो है ठीक नहीं रहेगी, शोभा नहीं देगी। घर वाले भी नहीं मानेंगे कि तुम जो है एक ग्रेड की ऑफिसर एक डिलीवरी बॉय से शादी करने जा रही हो, यानी माता पिता भी नहीं मानेंगे। बहुत सारे बहाने बना के जो है उसे मुकर देती है। बार बार वो फोन करता है, रिक्वेस्ट करता है, प्रेशर करता है, लेकिन शादी से इनकार कर देती है। अब राहुल हिंडोरे के अंदर एक तरफ दुख और दर्द और दूसरी तरफ गुस्सा। दुख दर्द इस बात का कि वो एमपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, और गुस्सा इस बात का कि वादा करके भी दर्शना पवार शादी से मुकर गई थी। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद वो मुकर रही थी, इनकार कर रही थी, और जबकि वो दर्शना पवार से जो है प्रेम करता था, लेकिन वो मुकर रही थी, इसलिए उसके अंदर दर्शना पवार के प्रति जो है गुस्सा भर गया था, और उसी गुस्से में दर्शना पवार के प्रति जो है उसके अंदर गलत विचार आ जाते हैं। वो ये सोचता है कि अगर दर्शना मेरी नहीं तो किसी की नहीं होने देंगे, अगर ये बार बार मुकरती रही, शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो इसको जान से मार देंगे, यानी गलत विचार आ जाता है। लेकिन इसे ओपन नहीं करता है, अंदर ही रखता है। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा। मार्च महीने में रिजल्ट आया था। अब धीरे धीरे मार्च महीना बीत जाता है, अप्रैल महीना बीत जाता है, आ जाता है मई महीना। तो मई महीने के लास्ट वीक में जो है, जो पुणे में ये एकेडमी था, स्पॉटलाइट एकेडमी, जहां पर दर्शना पवार जो है अपनी तैयारी की थी। तो क्या होता है, जो कोचिंग सेंटर होते हैं, कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, एकेडमी होते हैं, अगर उनके यहाँ का कोई बच्चा अगर कंपटीशन में टॉप कर जाता है तो उस कोचिंग का भी नाम होता है, कोचिंग संचालकों का भी नाम होता है, और इसी के साथ साथ में उस कोचिंग सेंटर को, एकेडमी को लाभ भी मिलता है। लाभ इस बात का मिलता है जब उस कोचिंग के बारे में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो ये सोचते हैं कि किस एकेडमी में जो है एडमिशन लिया जाए, और उनको जब पता चलता है कि इस एकेडमी का जो है बच्चा जो है टॉपर हुआ है, तो उस तरफ जो है बाकी बच्चे भी जो तैयारी करने वाले होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और वहीं जाकर फिर एडमिशन लेते हैं, तैयारी करते हैं। तो वो लाभ जो है उस कोचिंग सेंटर को मिलता है, कोचिंग सेंटर के संचालकों को मिलता है। तो स्पॉटलाइट एकेडमी जो था, यहीं पर अपना दर्शना पवार तैयारी की थी, और वो जो है एमपीएससी के एग्जाम में टॉपर निकल गई। तो कोचिंग संचालकों को ये लगता है कि दर्शना पवार जो है हमारे यहाँ की स्टूडेंट रही है, और एमपीएससी जो है टॉप कर गई है, वो उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। कोचिंग में बुलाकर एक आयोजन किया जाए, समारोह का जो है आयोजित किया जाए, और वहीं बुला के उसे जो है सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे जो है जो बाकी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। और यही सोचकर जो कोचिंग संचालक होते हैं वो दर्शना पवार से जो है संपर्क करते हैं और अपनी बात बताते हैं, और दर्शना को आमंत्रित करते हैं। तो दर्शना पवार जो है समय देने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके बाद में कोचिंग संचालक जो है डेट सुनिश्चित करते हैं 11 जून 2023। 11 जून 2023 को जो है कोचिंग सेंटर में यानी एकेडमी में ही एक समारोह आयोजित किया जाए, और उसी में जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए, और इसी के साथ साथ में यहाँ पे दर्शना पवार आएगी और सभी स्टूडेंट के सामने उसे जो है सम्मानित किया जाएगा, और इसी के साथ साथ अपना वो स्पीच भी देगी, अपने विचार भी स्टूडेंट्स के सामने जो है व्यक्त करेगी। तो इससे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो 11 जून 2023 का डेट जो होता है सुनिश्चित कर देते हैं, और इसकी जानकारी दर्शना पवार को दे देते हैं। अब 11 जून 2023 का आयोजन था, उसी दिन का जो है आमंत्रण उसे मिला था दर्शना को, लेकिन दर्शना पवार जो है 9 जून 2023 को ही पुणे पहुंच जाती है, और वहीं पर एक इलाका है पुणे का, नरहे इलाका। नरहे इलाका में उसकी एक सहेली रहती थी, उसी के घर पे रुकती है, क्योंकि जब यहाँ 2 साल रहकर ये तैयारी की थी दर्शना, तो कई सारी लड़कियां उसकी दोस्त बन गई थी, सहेली बन गई थी। तो उन्हीं में से एक सहेली ये भी थी, नरहे इलाके में रहती थी। तो 9 जून को जब वो पुणे पहुंची तो इसी इलाके की जो सहेली थी उसी के घर पर रुक गई। अब उसके बाद में वो दिन बीत जाता है, 10 जून आ जाता है। 10 जून को जो है राहुल हिंडोरे जो होता है वो पुणे में ही रहता है,
राहुल हिंडोरे से मुलाकात होती है, साथ में घूमते हैं, टहलते हैं, अपना जो खाना पीना होता है खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं। अब राहुल हिंडोरे फिर से एक बार शादी की बात चलाता है, प्रेशर करता है, लेकिन दर्शना पवार बार बार मना कर देती है। अब बार बार वो शादी के लिए मना करती है। इधर राहुल हिंडोरे जो होता है उसके मन में जो है दर्शना के प्रति खींच पैदा होती रहती है। विचार तो पहले ही बदल गए थे कि अगर दर्शना मेरी नहीं तो किसी की नहीं होने देंगे हम। अब 10 जून भी बीत जाता है, आ जाता है 11 जून। 11 जून को जो है स्पॉटलाइट एकेडमी में दर्शना को आमंत्रित किया गया था, वहां उसका सम्मान होने वाला था। 11 जून को जो है दर्शना जो है वहां समारोह में जो है शामिल होती है स्पॉटलाइट एकेडमी में। वहां बहुत सारे जो है स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो एकेडमी के शिक्षक होते हैं, शिक्षिकाएं होती हैं, वो वहीं दर्शना पवार पहुंचती है, उसका सम्मान किया जाता है और वो अपना जो है विचार भी व्यक्त करती है जो वहां अन्य स्टूडेंट होते हैं उनके सामने। और ये समारोह यानी 11 जून को जो है वही 4 बजे के आसपास में समाप्त होता है। उसके बाद में एकेडमी से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से जो राहुल हिंडोरे होता है उसका दोस्त वो मिल जाता है, फिर साथ में जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। और इसी बीच जो राहुल हिंडोरे होता है वो दर्शना पवार को एक बार फिर शादी के लिए प्रेशर करता है। अब दर्शना पवार फिर मना कर देती है, फिर खिंच जाता है। अब दर्शना के प्रति उसके जो विचार थे पहले ही बदल चुके थे, गलत हो गए थे। उसने यही सोचा था कि अगर दर्शना मेरी नहीं तो किसी के नहीं होने दूंगा। अब जब अपना 11 जून को भी शाम को घूमते टहलते जब शादी की बात करता है, वो मना कर देती है, तो वो सोचता है कि अब इस आज के बाद दर्शना मिलेगी नहीं, चली जाएगी, उसके बाद ऑफिसर बन जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी, अपना जो है सिक्योरिटी मिल जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, जीवन भर कुढ़ कुढ़ के जो है मरना पड़ेगा हमें, जीना पड़ेगा हमें। तो आज ही दर्शना पवार का जो है अब यहाँ आई है, यहां से वापस नहीं जाएगी, यही उसका जो है सेवा समाप्त कर देते हैं। षड्यंत्र के तहत राहुल हिंडोरे दर्शना पवार से कहता है कि दर्शना शादी नहीं करना चाहती हो मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों तो हम जीवन भर रहेंगे। लेकिन आज हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, उसके बाद तुम ऑफिसर बन जाओगी, पता नहीं किस जिले में कहाँ पे जो है तुम्हारी पोस्टिंग रहे, फिर मुलाकात आज हो रही है, फिर कभी हो ना हो, या पता नहीं कब मुलाकात हो, ऐसा अवसर मिले ना मिले, तो आ ही गई हो तो चलो राजगढ़ किला घुमाते हैं। तब दर्शना कहती है ठीक है चलो घुमाते हैं, लेकिन कब? कहता है कल, यानी 11 जून को जो है बात किया शाम को, और कल यानी 12 जून को दर्शना तैयार हो जाती है। अब दोनों की बातचीत डन हो जाती है राजगढ़ किला जाने के लिए 12 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद में राहुल हिंडोरे अपने कमरे पे चला जाता है और दर्शना पवार अपने सहेली के घर चली जाती है। यहीं पर अपना जो नरवरी इलाके में अपने सहेली के पास में रही थी वहां चली जाती है। रात बीत जाती है, सुबह 4 बजे के आसपास में दर्शना पवार सो के उड़ जाती है। उसके बाद में फटाफट तैयार होती है, 5 बजे वहां से निकल पड़ती है। अपनी सहेली को बता देती है कि राहुल हिंडोरे के साथ राजगढ़ किला घूमने जा रहे हैं। अब जो उसकी सहेली थी दर्शना की, वो भी राहुल हिंडोरे को जानती थी, क्योंकि पहले जब यहाँ तैयारी करते थे तो राहुल हिंडोरे और दर्शना पवार दोनों साथ में घूमते टहलते थे, बेस्ट फ्रेंड थे, तो इसीलिए वो सहेली भी जानती थी राहुल हिंडोरे को। अब वो कहती है ठीक है जाओ। और उसके बाद में वहीं पुणे में 5 बजे राहुल हिंडोरे और जो दर्शना पवार होती हैं दोनों जो है जो जगह सुनिश्चित करके रखते हैं पहले से, वहीं पे मिलते हैं। और उसके बाद राहुल हिंडोरे अपने मोटरसाइकिल पे दर्शना को जो है बैठाता है और उसी मोटरसाइकिल से राजगढ़ किले के लिए रवाना हो जाता है। राजगढ़ किला जो है वहीं पुणे में ही पड़ता है। पुणे का एक इलाका है वेल्हे, वेल्हे इलाके में जो है ये राजगढ़ किला स्थित है, जो पुणे शहर से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता होता है। अब 5 बजे ये लोग पुणे से निकले और 6:30 बजे जो है ये लोग जो राजगढ़ किला होता है उसके बेस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद किले के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां घूमते टहलते हैं। उसके बाद बाहर निकलते हैं तो जो राजगढ़ किला होता है बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो अब तो किले की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अब तो घूमने टहलने पिकनिक मनाने की ही काम आता है। राजगढ़ किला भी वैसा ही होता है, पिकनिक मनाने की ही काम आता है। तो किले के ऊपर जो होता है वो पहाड़ी ही होता है, तो वहां पर भी बहुत अच्छा स्पॉट बना दिया गया है, पार्क बना दिया गया है,
लोग जाते हैं वहां, घूमते हैं, टहलते हैं, टाइम पास करते हैं। तो किले के अंदर से ये लोग बाहर निकले और फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए किले के ऊपर चले जाते हैं। अब किला पहाड़ी के ऊपर था तो काफी लंबा चौड़ा बना हुआ था। सुबह मॉर्निंग का समय होता है, ज्यादा लोग होते नहीं हैं। अब दर्शना पवार और राहुल हिंडोरे ये घूमते टहलते बात करते करते किले का जो आखिरी छोर होता है वहां पहुंच जाते हैं। तलहटी इलाके में वहां पहुंच जाते हैं। वहां आसपास, यानी मॉर्निंग का समय था, ज्यादा लोग थे नहीं, और बिल्कुल जब आखिरी में पहुंच गए तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। ये दोनों अकेले होते हैं, यानी राहुल हिंडोरे और दर्शना ही होते हैं। अब वहां बात करते करते जो राहुल हिंडोरे होता है उसका षड्यंत्र तो पहले से ही था कि आज जो है दर्शना को जो है समाप्त कर देना है, इसका जीवन लीला खत्म कर देना है। अब बात करते करते जब बिल्कुल वहां पहुंच जाता है आखिरी छोर पर और राहुल देखता है कि आसपास कोई नहीं है, तो दर्शना से फिर से एक बार शादी की बात करता है। दर्शना फिर मना कर देती है। अब वो जब फिर मना करती है तो अंदर से वो खींच जाता है और गुस्से में आके जो है दर्शना का गला घोंट देता है। और जब वो गला घोंटता है तो दर्शना अपने आप को बचाने के लिए काफी प्रयास करती है, लेकिन बचा नहीं पाती है। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब मौत जब हो जाती है उसके बाद में राहुल हिंडोरे उसकी डेड बॉडी उठाता है और किले के ऊपर से ही तलहटी में फेंक देता है नीचे। और उसके बाद में वहीं पे जब ये गला घोंट रहा था दर्शना पवार का, तो अपने आप को बचाने का जब प्रयास कर रही थी उस समय उसका काला चश्मा भी गिर जाता है, वहीं मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है, पैर का एक जूता भी निकल जाता है, वहीं पर छूट जाता है। और फिर राहुल हिंडोरे जो है दर्शना का मोबाइल उठाता है, उसे स्विच ऑफ करके, और फिर जूता, चश्मा और मोबाइल दोनों जहां पे उसका डेड बॉडी तलहटी में फेंका था वहीं फेंक देता है। और फेंक के जो है किले के ऊपर से नीचे आता है, वहां से फरार हो जाता है और अपना मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ कर लेता है। अब 6:30 बजे के आसपास में जो है ये लोग वहां पहुंचे थे किले पे, और उसके बाद अंदर घूमने टहलने गए थे। 7:30 बजे के आसपास में ये लोग ऊपर गए थे और 10 बजे के करीब जो है राहुल हिंडोरे जो होता है ये अपना किले से नीचे उतर के आता है, वहां से फरार हो जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। अब 10 बजे के आसपास में जो दर्शना पवार के परिजन होते हैं यहाँ अहमदनगर में, उसके माता पिता, वो फोन करते हैं तो इसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। एक बार फोन करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, स्विच ऑफ होता है। अब दर्शना जब घर से आई थी तो यहाँ पुणे में ये जो अपना नरही इलाका है जहां सहेली के पास में रुकी थी, उस सहेली का नंबर और उस सहेली के बारे में भी अपने परिजनों को बताई थी। अब जब इसका बार बार फोन करते हैं नहीं लगता है तो परिजन जो होते हैं इस नरही इलाके वाली उसकी सहेली को फोन करते हैं, पूछते हैं दर्शना के बारे में। तो सहेली कहती है कि दर्शना जो है राहुल हिंडोरे के साथ में राजगढ़ किला घूमने गई हुई है। अब परिजन बताते हैं उसका नंबर तो बार बार स्विच ऑफ आता है। और जो राहुल हिंडोरे होता है इसके बारे में जो दर्शना के परिजन होते हैं, माता पिता, वो भी जानते हैं क्योंकि पहले वो बताई थी राहुल हिंडोरे के बारे में। अब सहेली बताती है कि राहुल हिंडोरे के साथ में राजगढ़ किला घूमने के लिए गई हुई है। अब परिजन बोलते हैं कि उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। अब ये जब उसके परिजन कहते हैं दर्शना के सहेली से, तो सहेली भी दर्शना पवार को जो है उसके नंबर पे कॉल करती है। 1 बार कॉल करती है, 2 बार करती है, 3 बार करती है, बार बार उसका तो फोन नंबर जो है स्विच ऑफ हो गया था। फोन क्या स्विच ऑफ हो गया था, उसकी जिंदगी भी स्विच ऑफ हो चुकी थी हिसाब से, लेकिन इसकी जानकारी अभी किसी को हुई नहीं थी। अब जो सहेली होती है वो राहुल हिंडोरे को कॉल करती है, राहुल हिंडोरे का जो फोन नंबर होता है वो भी स्विच ऑफ होता है। अब क्या करें, उधर सहेली परेशान, उधर जो वहां अहमदनगर में जो है दर्शना के परिजन होते हैं वो भी परेशान। अब पूरा दिन ऐसे बीत जाता है। 12 जून 2023 का 13 जून आ जाता है और उसके बावजूद दर्शना पवार का न नंबर लगता है, स्विच ऑफ ही बताता है मोबाइल, और जो राहुल हिंडोरे होता है उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ ही बताता है। और उसके बाद में जो दर्शना के परिजन होते हैं, माता पिता, वो 13 जून को जो है पूरे पहुंच जाते हैं। अब दर्शना के जो माता पिता होते हैं, परिजन होते हैं, वो और जो सहेली होती है जिसके घर वो रुकी थी, ये सब मिलकर जो है दर्शना पवार को तलाशते हैं, राहुल हिंडोरे को तलाशते हैं। काफी तलाशने के बावजूद उनका कहीं कोई अता पता नहीं होता है, कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद में 14 जून 2023 को
पुणे का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है सिंहगढ़, सिंहगढ़ रोड थाना। यही सिंहगढ़ रोड थाना में दर्शना के माता पिता जाते हैं और दर्शना की गुमशुदगी का जो है रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट जब दर्ज हो जाती है उसके बाद सिंहगढ़ रोड थाना की पुलिस जो है दर्शना की तलाश में जुट जाती है। अब इधर जो राहुल हिंडोरे होता है उसके परिजन नासिक में होते हैं, तो उन लोगों का भी फोन पे बातचीत होती रहती थी, वो भी फोन करते हैं। तो 12 तारीख से ही जो है राहुल हिंडोरे का जो फोन होता है वो भी स्विच ऑफ आता है। अब 14 तारीख तक जो है उसके भी फोन जो है स्विच ऑफ आते हैं और उसके बाद 15 तारीख को जो राहुल हिंडोरे के परिजन होते हैं वो भी पूरे पहुंच जाते हैं, वो भी काफी तलाश करते हैं। राहुल हिंडोरे का ना फोन लगता है और ना कहीं कोई अता पता चलता है। और उसके बाद 15 जून 2023 को पुणे का एक थाना है वारजे थाना, वारजे थाना में राहुल हिंडोरे के जो परिजन होते हैं राहुल हिंडोरे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब सिंहगढ़ थाने की जो पुलिस होती है जब 14 तारीख को यानी 14 जून को दर्शना पवार के माता पिता जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं उसके बाद में तलाशना शुरू कर देती है। 14 तारीख पूरा बीत जाती है, 15, 16, 17 पूरा बीत जाती है। काफी प्रयास के बावजूद, काफी खोजबीन, यानी जो परिजन होते हैं वो भी खोजबीन करते हैं, पुलिस भी खोजबीन करती है, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। और उसके बाद में 18 तारीख को जो है जो यहाँ सिंहगढ़ रोड थाने की पुलिस होती है, जो राजगढ़ किला होता है उसके आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनका फुटेज निकालती है। फुटेज जब निकालते हैं तो उसमें जो है पुलिस को दिखाई देता है कि सुबह 7:30 बजे यानी 12 जून 2023 को सुबह 7:30 बजे के आसपास में राहुल हिंडोरे और दर्शना पवार ये दोनों किले के ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चढ़ के ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस जो है 7:30 बजे के बाद का जो है फुटेज तलाशना शुरू कर देती है कि देखते हैं कि ये लोग वापस कब आते हैं। अब 7:30 बजे जाते तो दिखे, अब 7:30 से 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, 10 बजे की फुटेज में ये दिखाई देता है पुलिस को कि 10 बजे जो राहुल हिंडोरे होता है ये किले के ऊपर से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आता है, लेकिन इसके साथ दर्शना पवार नहीं होती है। अब पुलिस सोचती है दोनों साथ में तो गए लेकिन ये अकेला ही रहा है, वो भी 2.5 घंटे के बाद में। दर्शना कहाँ होगी, उसका फोन नंबर कंटिन्यू स्विच ऑफ जा रहा है। अब पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि दर्शना अब इस दुनिया में नहीं है और उसे इस दुनिया से उठाने वाला कोई और नहीं, राहुल हिंडोरे ही है, उसका बेस्ट फ्रेंड। लेकिन पुलिस इसे ओपन नहीं कर रही थी क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था। अब पुलिस की एक टीम किले के ऊपर जाती है और ये पता लगाने का प्रयास करती है कि अगर मारा भी है दर्शना पवार को तो आखिर उसकी डेड बॉडी कहाँ है, कहाँ फेंका होगा। पूरे किले पे जो है पूरा छानबीन लगाती है, पूरे किले पे घूमती है, आसपास के जो इलाके होते हैं उस तरफ ध्यान दौड़ाती है, अनुमान लगाती है। अब पुलिस को लगता है कि अगर मार के डेड बॉडी फेंका होगा तो फेंका कहाँ होगा, यहाँ फेंकने अगर ऊपर फेंका होता तो कहीं ना कहीं दिखाई देता, लोग आते हैं जाते हैं, आसपास तलहटी इलाका है तो यही कहीं फेंका होगा। अब पुलिस की टीम जो है जो राजगढ़ किला होता है उसके चौतरफा जो तलहटी इलाका होता है वहां पे तलाश शुरू कर देती है। काफी तलाश करती है लेकिन उसकी डेड बॉडी कहीं दिखाई नहीं देती है दर्शना पवार की। तो राजगढ़ किले का जो है तलहटी में ही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है सतीमाल इलाका। सतीमाल इलाके का एक गांव है गुंजवने गांव। गुंजवने गांव के करीब 19 तारीख को, 19 जून को यानी 12 जून को उसका कत्ल हुआ था, 12 जून को दर्शना पवार का, और 19 जून को इसी गुंजवने गांव के पास में इसी गांव का एक व्यक्ति जो है एक डेड बॉडी देखता है। डेड बॉडी 7 दिन हो गया था, सड़गल चुकी थी, कुछ जानवर भी नोच खाए थे उसको। अब वो जो गांव का आदमी डेड बॉडी देखता है वो तत्काल अपने गांव में बताता है, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, देखते हैं, तत्काल जो है पुलिस को सूचना देते हैं। तो वो जो इलाका होता है वो जो ये सिंहगढ़ रोड थाना होता है इसी के अंतर्गत आता है। अब इस डेड बॉडी की सूचना जो है गांव वाले, यहाँ गुंजवने गांव के लोग जो है सिंहगढ़ रोड थाना पुलिस को सूचना देते हैं।
सूचना पाकर कुछ ही देर में जो है पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। अब वहां जब पहुंचकर और डेड बॉडी देखती है पुलिस, तो पुलिस को यह पता चल जाता है कि ये किसी और की नहीं, अपना दर्शना पवार की ही डेड बॉडी है। लेकिन पहचानते थे नहीं, जिस प्रकार से उसके परिवार के लोग हुरिया बताए थे, हुरिये के अनुमान से। और उसके बाद में पुलिस जो है दर्शना पवार के जो परिजन होते हैं घटना स्थल पे उन्हें बुला के जो है डेड बॉडी का जो है शिनाख्त करवाते हैं और शिनाख्त हो जाती है। दर्शना पवार के जो माता पिता होते हैं कंफर्म कर देते हैं कि ये किसी और की नहीं, दर्शना पवार की ही डेड बॉडी होती है। और उसके बाद जो दर्शना के परिजन होते हैं वो अपना चीख पुकार शुरू कर देते हैं, रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और पुलिस जो होती है वो वहां पे कागजी कार्रवाई जो होती है, यानी पंचनामा वगैरह करने के बाद में डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस जो है राहुल हिंडोरे के तलाश में जुट जाती है। तो राहुल हिंडोरे का जो फोन नंबर था वो तो स्विच ऑफ था, उसके बावजूद जो पुलिस होती है उसके फोन को सर्विलांस पे लगा देती है। अब सर्विलांस पे लगाते हैं जब, तो उसमें दिखाई देता है कि 12 तारीख को ही उसने फोन स्विच ऑफ किया था, लेकिन उसके बीच में कई बार उसने जो है फोन को स्विच ऑन भी किया था। और जहां जहां उसने फोन स्विच ऑन किया था वो लोकेशन जो है उसमें आ गया था। तो कभी उत्तर प्रदेश में जो है स्विच ऑन किया था, कभी पश्चिम बंगाल में स्विच ऑन किया था, यानी देश के अलग अलग कई शहरों में जो है उसने स्विच ऑन किया था। तो पुलिस को लगता है कि ये अलग अलग जगहों पे जो है घूम टहल रहा है और छुपने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पुलिस कंटिन्यू उस पर नजर बना के रखती है, उसका नंबर जो होता है सर्विलांस पे लगा के रखती है। और उसके बाद में 21 जून 2023 को जो है जो राहुल हिंडोरे होता है उसका आखिरी लोकेशन मुंबई का एक रेलवे स्टेशन है अंधेरी, अंधेरी रेलवे स्टेशन का आखिरी लोकेशन दिखाई देता है 21 जून 2023 को। और उसके बाद में तत्काल जो पूना की पुलिस होती है, अपना ये सिंहगढ़ रोड थाना की पुलिस होती है, एक टीम फौरन मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। और वहीं पे जो है 21 जून 2023 को जो राहुल हिंडोरे होता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। अंधेरी रेलवे स्टेशन से वो बाहर गांव जाने की जो है ट्रेन का इंतजार कर रहा था, वहीं पे हिरासत में लेके और उसके बाद पुणे लेके जाती है। यहाँ सिंहगढ़ रोड थाना जो होता है वहां लेके जाती है। और जब कड़ाई से उससे पूछताछ होती है तो वो अपना गुनाह जो है कबूल कर लेता है और इस पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देता है। अब जो दर्शना पवार थी वो अपने माता पिता अपने परिजनों की जो है उम्मीद थी, और उसके न रहने के बाद जो परिजनों की उम्मीद है वो उम्मीद पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुकी। और यही सोच सोच के जो दर्शना के माता पिता थे उनका रो रो के बुरा हाल हुआ जा रहा था। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।